बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है उसने, देखिए अ 4 पोल लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर, 4 पोल लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर, मोटर कौन सा दिया है, डीसी शंट मोटर दिया, इज हाउस्ड इन टोटल नंबर ऑफ 60 स्लॉट्स, how it is housed in what total number of 60 slot, each slot containing 20 conductors, each slot containing what 20 conductors, the armature resistance is 1.31 ohm, 1.3 ohm, 1.31 है 1. correct 1.31 ohm. If during the period of starting the minimum torque required is 218 newton meter, starting पे कितना torque required है 218 newton meter, and maximum torque is 1.5 times the minimum torque. Starting का minimum जो torque दिया it is 218 newton meter and maximum torque is 1.5 times the minimum torque. Find out how many sections the starter should have. Find out how many sections the starter should have and calculate the resistance of these sections. Takes the value of the flux per pole to be 23 milliweber. Take the value of what? फ्लक्स टू बी 23 मिलीवेबर. देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको बात कर लेते हैं उसके बारे में, उसके बाद अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. P इज इक्वल्स टू 4, VT इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर दिया है, याद रखना. इट इज हाउस्ड इन अ टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स. देखिए टोटल स्लॉट्स कितने दिए आपके पास 16. हाँ, कंडक्टर पर स्लॉट कितना क्या बोला है उसने, ईच स्लॉट कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स, ईच स्लॉट कंटेनिंग कंडक्टर पर स्लॉट देखिए कितने कंडक्टर per slot, these are equals to what, these are equals to total 20. ठीक है, so total conductors कितने आ जाएंगे, total conductors these are 20 multiplied by 60, these are equals to 1200 कंडक्टर्स आ जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने आ जाएंगे Z, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा. समझ में आ रही बात. आगे उसने बोला इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग द मिनिमम टॉर्क रिक्वायर्ड इज, T मिनिमम कितना है, T minimum is 218 न्यूटन मीटर एंड T max कितना है, T max is 1.5 times the T minimum. ठीक है, इसका मतलब 1.5 times और 218 न्यूटन मीटर. समझ में आ रही बात. तो उसका वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 218, दिस विल बी 327 न्यूटन मीटर. कितना, दिस विल बी 327 न्यूटन मीटर. This is nothing but what, T max. Okay, the minimum torque. Okay, correct. Find out how many sections the starter should have. और flux के बारे में उसने बोला है flux is 23 ना, 23 मिलीवेबर. करेक्ट, इस टाइप से उसने बोला. तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, टॉर्क से मुझे करंट निकालनी है, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क दिया. टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, टॉर्क T इज इक्वल्स टू K फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट I है. इस टाइप से होता है. तो दिस इज इक्वल्स टू K का वैल्यू क्या होता है, दिस इज PZ अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय A. दिस इज मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स फाई एंड दिस इज मल्टीप्लाई व्हाट आर्मेचर करंट IA. दिस इज व्हाट T मिनिमम, मिनिमम का भी निकालेंगे और मैक्सिमम का भी निकालेंगे अपन. ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप दोनों में से कोई एक निकालोगे और दूसरे को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आराम से आपको वैल्यू पता चल जाएगी. देखते कैसे उसको फाइंड करेंगे. टी मिनिमम का वैल्यू कितना दिया 218, दिस इज इक्वल्स टू P और Z. देखिए अभी उसने बोला है लैप वाउंड बोला है. ठीक है, तो लैप वाउंड और नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए 4 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर कंडक्टर्स आर 1200 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर, सॉरी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर 4. This is multiplied by flux is 23 milliweber, so 23 multiplied by 10 to the power minus 3 multiplied by what, armature current I, multiplied by what, armature current I. इस टाइप से देखिए यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है, दिस विल बिकम 6, 2 0 चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power minus 1. इस टाइप से हो जाएगा. तो देखिए आपके पास इक्वेशन मॉडिफाई हुआ, दिस विल बी 218 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट I है. 2.3 मतलब कैसे, 10 to the power minus 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 23 को तो क्या बन जाएगा, 2.3 बन जाएगा. सो दिस विल बी 2.218 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2.3. इसका वैल्यू आ जाएगा 49.62 एम्पियर. तो आर्मेचर करंट का वैल्यू जो आ रहा है भाई, मिनिमम आर्मेचर करंट इज 49.62
62 एम्पियर कितना आ रहा है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 49.62 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने टी मिनिमम निकाला वैसे अगर आप टी मैक्स के लिए जाओगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 टाइम्स से। क्या करने वाले हो, उसको मल्टीप्लाई करने वाले हो 1.5 टाइम्स से, क्योंकि देखिए ना टी मिनिमम को बस अपन को क्या करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास आई मिनिमम आ गया है, आई ए मिनिमम। ठीक है, आई ए मिनिमम कहने से बेहतर है एक्चुअली। ठीक है, आई ए मिनिमम कितना है 49.62 एम्पियर। आई मैक्स कितना आएगा, आई मैक्स जो रहेगा आपके पास, इसको मैं डायरेक्टली आई मिनिमम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आई मैक्स विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ 49.62। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेसिकली दिस विल बी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 74.44 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम करंट, आई मैक्स का वैल्यू। इस टाइप से है, दोनों का वैल्यू पता चल गया। अगर आपको दोनों का वैल्यू पता चल गया तो अब अपन को क्या निकालना है, गामा निकालना है। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम करंट विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम करंट। सो गामा का जो वैल्यू होगा दिस विल बी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। क्या होगा, आई मैक्स अपॉन व्हाट, आई मिनिमम। और इसको अगर देखो तो आपने देखिए क्या बनाया था, उसको उसका एक्चुअल जो वैल्यू आया कितना सेम वैल्यू है, बस 1.5 से उसको क्या करना है 1.5 उसका आंसर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ दी 49.62 और मिनिमम तो वैल्यू दिया ही अपन को 49.62। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 49.62 डिवाइडेड बाय 49.62। इसको अगर सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1.5, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1.5। तो गामा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1.5 आ गया। अब मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे जो पता करना है, मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने आएंगे। सो गामा इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय RA का पावर 1/n, इसका पावर व्हाट 1/n। सर R1 का वैल्यू कैसे पता करोगे, R1 का वैल्यू कैसे पता करोगे। R1 क्या होता है, R1 इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसको स्टार्टिंग की ज्यादा करंट को क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। R1 इज इक्वल्स टू VT अपॉन आई स्टार्टिंग, और आई मैक्स मैं उसको कहता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू VT इज 500 वोल्ट। क्या VT का वैल्यू कितना दिया है, 500 वोल्ट दिया है ना, बिल्कुल सही है। दिस इज 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय 74.44। तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास, दिस विल बी 500 डिवाइडेड बाय 74.44। इसका वैल्यू 6.7168 ओम। ये है आपके पास R1 का वैल्यू, ये क्या आपके पास R1 का वैल्यू भाई, समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे देखिए आपको उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर अपन को देखिए n का वैल्यू पता करना है तो मुझे देखिए अगर यहाँ से अगर n का वैल्यू पता करना है तो कैसे पता करोगे, नॉर्मल तरीके से अगर जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, आई विल टेक व्हाट, लॉग ऑन बोथ द साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड ऑन दिस एक्सप्रेशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगर आप लॉग ले लोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ गामा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाय RA, इसका पावर 1/n, इसका पावर व्हाट 1/n। तो लॉग में क्या होता है, लॉग अपन को देखे होते क्या पढ़े होते हैं अपन, लॉग a का पावर अगर n होगा तो ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ a। इस टाइप से आता है आपके पास। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी, तो दिस विल बिकम 1/n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ R1 अपॉन RA। इस टाइप से आता है, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ गामा। सो n का जो पावर वैल्यू आएगा दिस विल बी लॉग ऑफ R1 अपॉन RA डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ गामा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ गामा। इस टाइप से आएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो देखिए मुझे उसका आंसर पता चल जाएगा। सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ R1 का वैल्यू क्या होता है, दिस विल बी 6.7168 डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोला है उसने, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है, ऐसा कुछ बोला है उसने 1.31 दिया है उसने। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है 1.31। सो दिस इज 1.31 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू आपने निकाला कि नहीं, बिल्कुल सही है 1.5। क्या निकाला आपने, गामा का वैल्यू 1.5 निकाला है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6.7168 डिवाइडेड बाय 1.31, दिस इज लॉग ऑफ दिस वन, 0.70989।
दिस इज 0.70989 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.5 देख लेते कि क्या आ रहा है 1.5 सॉरी 1.5 नहीं 0.17609 ये देखिए क्या आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ सेक्शन है कैसे इंटीजर में ही रहेंगे भाई, ये ऐसे कुछ आएंगे नहीं ऐसे फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। उसका वैल्यू देखते कितना आ रहा है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0.70989 4.031 वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है। एक्चुअली मैं उसको अप्रोक्सीमेट करके कितना बनाऊंगा 4 बनाऊंगा, कितना बनाऊंगा 4, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो गए मेरे पास 4 हो गए। तो मुझे क्या करना है फिर स्मॉल जो रेजिस्टेंस बनेंगे स्मॉल r1 r2 r3 r4 इनके वैल्यूज मुझे निकालने। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे देखिए, अपने पास क्या होता है r2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन व्हाट गैमा, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो बस इस टाइप से अपन को उसको लिखना है और बाद में क्या है r1 r2 r3 r4 उनके वैल्यूज पता कर रहे हैं। सो r1 का वैल्यू क्या होगा, r1 स्मॉल r1 क्या होता है एक्सट्रीमली सॉरी कैपिटल R1, उसका वैल्यू निकाला अपन ने, निकाला 6.7168। सो दिस इज व्हाट 6.7168 डिवाइडेड बाय गैमा का वैल्यू कितना है, गैमा इज 1.5। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आने वाला है 6.7168 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस इज 4.477 4.477 477 या 78 कर देता हूँ 78 ओम, इस टाइप से। R3 का वैल्यू क्या होगा, R3 इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज R2 डिवाइडेड बाय गैमा, दिस इज इक्वल्स टू 4.478 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 1.5, इसका आंसर आएगा 2.9852, क्या 2.9852 ये आएगा किसका R3 का वैल्यू। R4 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी R3 अपॉन गैमा, तो जो R4 का जो वैल्यू है दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1.5, इसका वैल्यू है 1.99 ओम, एक्चुअली 1.9901 ओम, इस टाइप से, ठीक है। R5 का जो वैल्यू आएगा आपके पास दिस विल बिकम R4 डिवाइडेड बाय गैमा, तो R4 का वैल्यू अपन को पता है 1.9901 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस विल बी 1.3267, दिस इज द वैल्यू ऑफ R5, दिस इज द वैल्यू ऑफ R5। तो मुझे क्या पता करना है अभी, मुझे R1 पता करना है स्मॉल, मुझे R2 पता करना है स्मॉल, मुझे R3 पता करना है स्मॉल, R4 पता करना है, क्योंकि मुझे 4 सेक्शंस के बारे में उसने पूछा है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ सेक्शंस जहाँ पे जो लगने वाले उसके वैल्यूज टोटल कितने 4 है। सो देखिए जो स्मॉल R1 आएगा, स्मॉल R1 सॉरी जो स्मॉल R1 होगा, R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज R1 माइनस R2, तो R1 का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज, मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूँ यार, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो, मतलब कि उसके वैल्यूज लिख सकते हैं। मैं R1 का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। R1 इज बेसिकली 6.7168 माइनस 4.478 दिस इज 2.2388, कितना 2.2388 ओम, ये होने वाला है R1 का वैल्यू। R2 होने वाला आपके पास R2 माइनस R3, तो R2 का वैल्यू आपके पास कितना है 4.478 माइनस 2.985 दिस इज इक्वल्स टू 1.493 ओम, 1.493 ओम। उसके बाद स्मॉल R3 का वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू R3 माइनस R4, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट R3 माइनस R4, दिस इज इक्वल्स टू R3 का वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 2.9852 माइनस R4 का वैल्यू है 1.9901, दिस इज इक्वल्स टू 0.9951, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0.9951 ओम, ठीक है। उसके बाद जो R4 का वैल्यू होगा, मैं R4 का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, R4 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज R4 माइनस R5, इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास, R4 का वैल्यू अपन को पता है 1.9901 माइनस 1.3267, दिस इज इक्वल्स टू 0.6634, कितना है 0.6634 ओम, ये आ गया आपके पास क्या R4 का वैल्यू, किसका वैल्यू है R4 का वैल्यू।
तो जो अपन के पास चारों जो रेजिस्टेंस थे उसके वैल्यूज 3 यहाँ पे और फोर्थ मैंने यहाँ पे फाइंड करके बताया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को सारे वैल्यूज पता करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, आसान एग्जांपल होते हैं, इसमें कुछ भी कहीं पे दिमाग नहीं लगाना। बस बच्चे अगर गलती करेंगे तो यहाँ पे लॉग लेने में थोड़ा अगर कहीं पे हिचकिटाहट होगी तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो इसको इस एग्जाम्पल को मैंने इसके लिए लिया क्योंकि हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे इस स्टेप से अगर आ जाए तो मतलब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो भी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराया उसमें बता दिए थे कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इसमें नहीं बताया था, इसके लिए मैंने उसको लिया। और उसको अगर किस तरीके से आ गए तो किस तरीके से सॉल्व करना ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा कुछ पोर्शन आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा पार्ट आएगा उसका। तो उसको अपन दोनों को कंबाइन करके, मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है क्योंकि उसमें चांसेस है कि समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा है, किस तरीके से आया। तो ऐसा कुछ होगा तो उसको धीरे धीरे रीड कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बोला क्या, अ डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया बेटा आपको, कितना 0.5 ओम दिया, एंड के फाई ऑफ 3 होल सेकेंड, ठीक है। के वैल्यू दे दिया 3 होल्स एक्चुअली। द मोटर इज ड्रिवन बाय अ सिंगल फेज थायरिस्टराइज्ड फुल कन्वर्टर, थायरिस्टराइज्ड फुल कन्वर्टर। और कन्वर्टर कौन सा दिया आपको, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर दिया। कितना दिया, कौन सा दिया, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दिया। उसने बोला ना थायरिस्टर, तो थायरिस्टर तो भाई कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब कंट्रोल्ड स्विच होता है, बिल्कुल। आगे उसने बोला है the input to the converter is an AC source of 230 volt. It is an what? AC source of 230 volt 50 hertz. The motor is used as a prime mover of a forklift. Motor is used as what? A prime mover of a forklift. In the upward direction, the mechanical load is 69 Newton meter and the triggering angle is 15 degree. वो बोल रहा है कि जब आपके मोटर मतलब जब मोटर आपकी एज अ प्राइम मोवर की तरह एक्ट कर रही है, तो जब वो फोर्क लिफ्ट को अपर के डायरेक्शन में जब उसको लिफ्ट करेगी, जब उसको उठाएगी, तो उस टाइम पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का वैल्यू होगा बेटा 69 न्यूटन मीटर एंड द ट्रिगरिंग एंगल विल बी 15 डिग्री। ट्रिगरिंग एंगल विल बी व्हाट, 15 डिग्री। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो नीचे लाएगी प्राइम मोवर, मतलब जब उसको लिफ्ट को जब नीचे लाएगी फोर्क लिफ्ट को, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द लोड टॉर्क इज 180 न्यूटन मीटर। लोड टॉर्क का वैल्यू अभी कितना होगा, 180 न्यूटन मीटर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसका मतलब क्या है ना, मतलब अपवर्ड टॉर्क और डाउनवर्ड टॉर्क, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट भी अपोजिट हो जाएगा, तो बैक ईएमएफ जो आएगा तो किस तरीके से रहेगा, सोच लीजिएगा किस तरीके से आने वाला, ठीक है। कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंगल टू कीप द डाउनवर्ड स्पीड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अपवर्ड स्पीड। देखिए बेटा जो डाउनवर्ड में जो स्पीड आ रहा है वो क्या बोल रहा है, वो उतना ही होना चाहिए कि जितना आपके पास अपवर्ड स्पीड है। क्या बोल रहा है वो, जितना डाउनवर्ड में आएगा उतना का उतना क्या होना चाहिए, मतलब जितना अपवर्ड में होगा उतना ही आपको अगर डाउनवर्ड में चाहिए, तो उसके लिए ट्रिगरिंग एंगल का वैल्यू कितना होगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। Assume the continuous motor current for all operation. Also calculate the triggering angle. To keep the motor in holding position when it was moving upward. To keep the motor in holding position when it was moving in the upward direction. देख के लगेगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखना मैं जो दिया है पहले उसको पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद उसका एनालिसिस करता हूँ मैं। देखिए पहले क्या करोगे बेटा, गिवन जो है उसको लिख लोगे, अच्छे से आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अ डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया आपको कितना, RA इज इक्वल्स टू 0.5 ओम एंड के फाई कितना दिया आपके पास, के फाई जो दिया है इट इज 3 वोल्ट्स। द मोटर इज ड्रिवन बाय सिंगल फेज थायरिस्टराइज्ड फुल कन्वर्टर, ठीक है। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर दिया आपके पास थायरिस्टराइज्ड। द इनपुट टू द कन्वर्टर इज एन AC सोर्स ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सप्लाई वोल्टेज कितना दिया आपके पास, 230 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। The motor is used as a prime mover of a forklift. The motor is used as what? It is used as a prime mover of a forklift. In the upward direction, the mechanical load is 69 Newton meter. In the upward direction, the mechanical load is of 69 Newton meter. मैकेनिकल लोड है या मैकेनिकल टॉर्क उसने बोला है, मैकेनिकल लोड बोला है उसने, ठीक है। मैकेनिकल लोड इज 69 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टी अपवर्ड जो होगा आपके पास, तो मतलब क्या मैकेनिकल लोड, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो देखिए आउटपुट क्या अपने पास मैकेनिकल है, क्योंकि जो इनपुट तो इलेक्ट्रिकल है, मोटर है ऑब्वियस है, तो आउटपुट में आएगा मैकेनिकल। और जब जिस लोड के आपके पास फोर्कलिफ्ट जब वो उसको ऊपर उठाएगा, तो ऊपर उठाने के लिए उसको जो टॉर्क लगेगा, जो उसको ताकत लगेगी उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट को, तो उसके लिए जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू दिया उसने 69 न्यूटन मीटर। कितना दिया है, टी अपवर्ड इज गिवन 69 न्यूटन मीटर। आगे उसने बोला है
69 न्यूटन मीटर एंड द ट्रिगरिंग एंगल, जब आप उसको अपर डायरेक्शन में जब उठा रहे हैं तो ट्रिगरिंग एंगल का वैल्यू है 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री। कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंड सॉरी आगे बोला इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टी डाउनवर्ड कितना दिया है? टी डाउनवर्ड जो दिया आपके पास इट इज गिवन अस 180 न्यूटन मीटर। कितना दिया आपके पास डाउनवर्ड टॉर्क? एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द लोड टॉर्क इज 180 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंगल टू कीप द डाउनवर्ड स्पीड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अपवर्ड स्पीड। डाउनवर्ड मतलब जिस स्पीड से आपकी फोर्क लिफ्ट ऊपर गई थी उसी स्पीड से अगर आपको उसको नीचे लाना है तो उसके लिए उसने पूछा है, क्या पूछा है? ट्रिगरिंग एंगल पूछा है उसने। क्या पूछा है? ट्रिगरिंग एंगल पूछा है। इसका मतलब क्या, अगर अल्फा यूपी के लिए अगर मैं कर दूं अपवर्ड के लिए तो मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग एंगल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग एंगल फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा उसने पूछा है। Calculate the triggering angle to keep the downward speed equal in magnitude to the upward speed. Assume the continuous motor current for all operations. Assume the what? Continuous motor current for all operation. क्योंकि जब आप थायरिस्टराइज सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर की बात करें तो उसमें डिसकंटिन्यूस कंडक्शन जो हो सकता है तो उसके बारे में उसने बोला नहीं है, उसने बोला कंटिन्यूस कंडक्शन फॉर ऑल द मोटर करंट। ठीक है, एंड उसने बोला आगे कि also calculate the triggering angle to keep the motor in the holding position when it was moving in the upward direction. ठीक है, तो उसके लिए उसने पूछा कि क्या उसका वैल्यू आएगा ट्रिगरिंग एंगल का टू कीप द मोटर इन होल्डिंग पोजीशन। होल्डिंग पोजीशन मतलब स्टार्टिंग में जब होल्ड करके रखेगी उसको तो वो वाली पोजीशन के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं जो उसने जो डेटा दिया है उससे मैं देखिए क्या क्या डिराइव करूंगा। सबसे पहले हम देखिए मैं जो बात करूंगा जो उसने पहले इसके लिए क्या दिया आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो टॉर्क दिया है वो कितना आपके पास 69 न्यूटन मीटर। तो देखिए वहां से क्या क्या चीज़ आपको पता चलेगी। टॉर्क इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। ठीक है, इस टाइप से। तो टॉर्क दिया आपके पास 69 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू के फाई का वैल्यू दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से जो आपके पास आर्मेचर करंट का वैल्यू आएगा आई ए इज इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाई 3। तो आई ए का जो वैल्यू आएगा आई ए विल बी 23 एम्पियर। आर्मेचर करंट का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 23 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए उसने जो आगे बोला है वो क्या बोला है। ठीक है, द ट्रिगरिंग एंगल इज 15 डिग्री एंड द मोटर इज यूज्ड एज अ प्राइम मूवर ऑफ ए फोर्क लिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन द मैकेनिकल लोड इज 69 न्यूटन मीटर एंड द ट्रिगरिंग एंगल इज 15 डिग्री। ट्रिगरिंग एंगल कितना दिया है? 15 डिग्री दिया है। तो अपन को इसमें देखना है कि देखिए जो उसने एक्चुअल जो भी कुछ प्रोसेस मतलब जो भी कुछ उसने सर्किट दिया है, सर्किट किस तरीके से है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या एक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई है आपके पास, कौन सी सप्लाई? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये सप्लाई। और यहाँ पे क्या आपके पास सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। क्या है? सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है आपके पास। क्या है? इस टाइप का अरेंजमेंट है। और इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, कन्वर्टर का काम क्या होता है? कन्वर्टर क्या करता है? एसी टू डीसी करता है। तो देखिए सप्लाई यहाँ पे कैसा है? एसी है। और मैंने उसको बोला कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री करंट। इस टाइप से मैं अगर उसका ऑपरेशन देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ से जो एसी का जब मैं डीसी में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीसी में आ जाएगा मेरे पास आउटपुट। और यहाँ पे जो मोटर दी होगी इस मोटर को मैं क्या है ना, मोटर को ऑपरेट कराऊंगा। अभी यहाँ पे क्या है ना, इस मोटर को मैं ऑपरेट कराने वाला हूँ। तो जब मैं मोटर को ऑपरेट कराऊंगा तो उस टाइम पे देखना है कि जो पैरामीटर्स है वो किस तरीके से आने वाले। यहाँ पे क्या है? डीसी मोटर है। क्या है? डीसी मोटर है। और आप में से अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सर डीसी मोटर कौन सा मोटर है। जब मोटर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो समझ लेना कि दिस इज ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। इस टाइप से आपके पास क्या है ना, अरेंजमेंट दिया है। इस टाइप से आपके पास क्या अरेंजमेंट दिया है। अब मुझे यहाँ से क्या देखना है कि देखिए जब आर्मेचर करंट का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, जो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए टॉर्क कितना था? 69 न्यूटन मीटर। तो जब मैं फोर्क लिफ्ट को जब ऊपर के डायरेक्शन में जब मैं लेके जा रहा हूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मुझे करंट का वैल्यू था वो करंट कितना था? 23 एम्पियर। तो उस टाइम पे करंट कितना था? 23 एम्पियर। जब मैं अपनी मोटर जो थी सॉरी मोटर क्या कर रही है, देखिए ये वाली जो फोर्क लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है आपके पास, इस लिफ्ट को जब आप अपर के डायरेक्शन में जब लेके जा रहे हो तो उसके लिए जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का वैल्यू 69 न्यूटन मीटर। टॉर्क का वैल्यू कितना है? 69 न्यूटन मीटर। और इस टाइम पे जो आपके पास आर्मेचर करंट है उसका वैल्यू कितना है? 23 एम्पियर।
आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है 23 एम्पियर। मतलब क्या, जब आप उसको अपर के डायरेक्शन में, जब मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जब आप उस लिफ्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, उस फोर्क लिफ्ट को जब आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो करंट लग रही है उसका वैल्यू 23 एम्पियर, और जो टॉर्क लग रहा है कितना है 69 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना है 69 न्यूटन मीटर। अब मुझे देखना है कि इस टाइम पे जो फायरिंग एंगल है उसने तो दे दिया है, फायरिंग एंगल कितना है उस टाइम पे, फायरिंग एंगल जो उसने दिया है अपने पास इट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। फायरिंग एंगल कितना दिया है 15 डिग्री दिया है। तो देखिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर उसका आउटपुट कितना आ रहा होगा। इसका आउटपुट जो आएगा बेटा, इसका आउटपुट देखिए, अगर मैं मोटर के लिए देखूँ तो इसका आउटपुट जो आएगा बेसिकली इसका आउटपुट होगा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ द कन्वर्टर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द टर्मिनल वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज ऑफ द मोटर, विच आई विल कॉल इट एज व्हाट वीटी, विच आई विल कॉल इट एज व्हाट वीटी। अगर ऐसा है तो देखिए आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल्स टू वीटी, तो Vt का वैल्यू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर क्या होता है बेटा, इट इज 2 Vm अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ अल्फा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ अल्फा। इस टाइप से आता है आपके पास सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के लिए। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं चाहे तो, फॉर सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, फॉर व्हाट, फॉर सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। लेकिन ये कैसा है, कंट्रोल्ड कन्वर्टर है। कौन सा कन्वर्टर है, कंट्रोल कन्वर्टर है। तो Vt क्या होगा, Vt को जब मैं लिखूंगा तो Vt इज इक्वल्स टू, जब मैं मोटर के इक्वेशन जब लिखूंगा तो मोटर का इक्वेशन क्या होगा, इट विल बी Eb प्लस IaRa प्लस व्हाट Vb। अब Vb इज व्हाट, इट इज अ टोटल ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। अब ब्रश वोल्टेज ड्रॉप के बारे में कुछ मेंशन है, इसका मतलब क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी Vt, इट विल बी इक्वल्स टू Eb प्लस व्हाट IaRa, क्या आएगा Eb प्लस IaRa। तो देखिए अगर मैं दोनों V2 को अगर कंपेयर करूँ तो देखिए मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट विल बी Eb प्लस IaRa इज इक्वल्स टू 2 Vm अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ अल्फा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ अल्फा। तो मुझे इसमें बस क्या है ना, वैल्यूज पुट करने। Ia का वैल्यू मुझे पता है कितना 23 एम्पियर है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 0.5 ओम। तो इसमें बस वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। सो दिस विल बिकम Eb प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है उसने कन्वर्टर का, इट इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, 230 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 15, मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 15, कॉस ऑफ 15 डिग्री। इस टाइप से है। तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली, मुझे जो फाइंड करना है, आई हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ व्हाट Eb। मुझे क्या करना है, Eb का वैल्यू पता करना है बेसिकली। टू मल्टीप्लाई बाय 230 √2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 15 माइनस 11.5 188.51। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 188.51 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बैक EMF, दिस इज द वैल्यू ऑफ द व्हाट बैक EMF। जब आप अपने मोटर को मोटर के जरिए मतलब क्योंकि मोटर का आउटपुट है मैकेनिकल है, तो मोटर इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्राइम मूवर। तो मोटर क्या करने, जब आपकी फोर्क लिफ्ट जो है, फोर्क लिफ्ट को जब वो अपर के डायरेक्शन में जब उसको मूव करा रही है, तो उस टाइम पे जो टॉर्क लग रहा है 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, और आर्मेचर करंट लग रहा है 23 एम्पियर की। तो उस टाइम पे जो मोटर को जो बैक EMF प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसका वैल्यू होगा 188.51 वोल्ट। कितना, 188.51 वोल्ट। अब इसमें देख लेते कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं एक बार फिर से उसको कैलकुलेट करता हूँ। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ठीक है, 51 को जगह पे मैं उसको अप्रोक्सीमेट करके इस टाइप से कर दूं मैं इसको। ठीक है, तब उसने पूछा क्या, उसने मुझे इस इंस्टेंट पे स्पीड अगर पूछा तो स्पीड कैसे निकालोगे। ठीक है, स्पीड अपवर्ड स्पीड कैसे निकालोगे बेटा, आपके पास स्पीड के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए स्पीड कैसे निकालोगे, अपने पास इक्वेशन क्या होता है, Eb इज इक्वल टू k phi ओमेगा n। इस टाइप से इक्वेशन होती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से आप उसको लिखोगे, तो Eb का वैल्यू क्या होगा, Eb इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 188.52 इज इक्वल्स टू k phi का वैल्यू दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा n को किस तरीके से लिखोगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय व्हाट 60। इस टाइप से लिखोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप आराम से देखिए उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करोगे, तो यहाँ से 3, तो ये 60 से 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1852 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू व्हाट n। इस टाइप से, तो n का जो वैल्यू आएगा आपके पास
ये रहेगा आपके पास अपवर्ड स्पीड से कि जिस स्पीड से आप फोर्कलिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू बनेगा बेसिकली अगर देखा जाए तो 600 आरपीएम। कितना? 600.07 आरपीएम। सिक्स डबल जीरो 600.08 आरपीएम। ये रहेगा आपके पास क्या? स्पीड इन आरपीएम। मतलब कि जिस स्पीड से आप मोटर फोर्कलिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं उसका जो स्पीड रहेगा डेट विल बी 600 आरपीएम। क्या रहेगा? वो 600 आरपीएम रहेगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो उसने बोला है, अभी जो जो भी बात चलेगी ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें देखना आगे क्या बोल रहे हो, आप आगे देखना क्या बोल रहे हो, बहुत मजा आएगा। इन द अपवर्ड डायरेक्शन द मैकेनिकल लोड 69 न्यूटन मीटर एंड द ट्रिगरिंग एंगल इज 15 डिग्री। इतना हो गया। आगे बोल रहा है कि इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब क्या ना उसको नीचे लेके आना, नीचे लेके आना मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जब उसको लेके जाना है तो उसके लिए टॉर्क कितना दिया है? 180 न्यूटन मीटर दिया। टॉर्क कितना दिया है? 180 न्यूटन मीटर दिया। बट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो उसमें तो ईबी तो अपोजिट हो ही जाएगा, क्योंकि स्पीड अपोजिट हो जाएगी आपकी, स्पीड नहीं मतलब जो उसका टॉर्क है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसमें भी, ठीक है। अब जब उसमें टॉर्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है तो मुझे एक बात बोलो, आपके पास यहाँ पे जो करंट का वैल्यू आएगा उस केस के लिए, तो उसमें करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टी डाउनवर्ड कितना दिया आपके पास? 180 न्यूटन मीटर। टी डाउनवर्ड कितना दिया है? 180 न्यूटन मीटर। सो टी डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू के फाइ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सॉरी आर्मेचर करंट, आई ए डाउनवर्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई ए डाउनवर्ड। इस टाइप से टी डाउनवर्ड दिया आपके पास 180, ये दिया आपके पास हुआ। ये तो रेटेड पैरामीटर होते हैं तो कांस्टेंट ही रहेंगे, बिल्कुल सही है। और अगर कुछ मोटर के बारे में मेंशन नहीं किया तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर तो अभी से उसका एक्साइटेशन आप चेंज नहीं करने वाले, तो इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई डाउनवर्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई डाउनवर्ड। इस तरीके से बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम व्हाट 60। तो आई डाउनवर्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? डाउनवर्ड करंट इट इज इक्वल्स टू व्हाट 60 एम्पियर। आई डाउनवर्ड कितना आ गया बेटा? 60 एम्पियर आ गया। इसका मतलब आपके पास अभी डाउनवर्ड करंट भी आ गई। क्या आ गया आपके पास? डाउनवर्ड करंट भी आ गया। अगर आपके पास डाउनवर्ड करंट भी आ गया तो आगे देखिए उसने क्या पूछा है, लोड टॉर्क इज 180 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंगल टू कीप द डाउनवर्ड स्पीड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अपवर्ड स्पीड। डाउनवर्ड स्पीड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अपवर्ड स्पीड। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है। देखिए अब क्या करना है आपको, ईबी इज इक्वल्स टू, ईबी जो रहेगा ये अपवर्ड का रहेगा, और ये क्या होगा? एन अपवर्ड डिवाइडेड बाय, ये जो रहेगा आपके पास दिस विल बी ईबी डाउनवर्ड एंड दिस विल बी व्हाट, एन डाउनवर्ड, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एन डाउनवर्ड एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी म्यू पी। मतलब म्यू नहीं है एक्चुअली, है यूपी है, अपवर्ड। इस टाइप से उसने बोला कि दोनों सेम चाहिए। दोनों कैसे चाहिए? सेम चाहिए। अब जब वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, उसका डायरेक्शन जब अपोजिट हो जा रहा है, तो मुझे एक बात बोलो, वो तो अपोजिट हो जाएगा ईबी, तो ईबी क्या बन जाएगा आपके पास? अभी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट अगर ईबी हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर मुझे क्या चाहिए? ईबी डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ईबी डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू ईबी अपवर्ड इक्वल्स टू व्हाट, ईबी अपवर्ड। तो इसका जो वैल्यू रहेगा 188.52 वोल्ट इतना ही रहेगा। लेकिन जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा ईबी का? ईबी कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी उसकी। पोलैरिटी कैसे आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। अब अगर इसकी पोलैरिटी निगेटिव होगी तो देखते हैं कि अपन अभी उसका वैल्यू किस तरीके से अपन फाइंड करने वाले हैं, किसका? फायरिंग एंगल का। फायरिंग एंगल का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके लिए अभी देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये बहुत ही सही और बहुत मजेदार चीज है मेरे हिसाब से, आप उसको तो डेफिनेटली एंजॉय कर ही रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली भी होने क्या वाला है, आप अगर सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर अगर पढ़े होंगे, अगर आपको क्या है ना, मोटर का अगर स्पीड डाउन, मतलब अगर मोटर का दोनों में से कोई एक चीज होती है जिसको अगर आपको अपोजिट करना है, जैसे कि देखिए सिंगल फेज कन्वर्टर है, क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल फेज कन्वर्टर है। इसका अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, तो एग्जांपल के तौर पे आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ईबी को कैसे अपोजिट डायरेक्शन कैसे ले लिया? ठीक है बेटा, आप देख लीजिएगा। इस टाइप से आपके पास सपोज कोई एक डिवाइस है,
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या ना एक लोड है, आपके पास क्या ना एक लोड है, ठीक है, इस टाइप से आपके पास। इस टाइप से आपके पास ऐसा कुछ है, सपोज सर्किट 3, ऐसा कुछ सर्किटरी दी है आपको। अगर आपको डाउनवर्ड करना है, उसका स्पीड कैसा करना है, अपोजिट करना है, तो स्पीड अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब डाउनवर्ड मतलब डायरेक्शन अपोजिट करना है अल्टीमेटली, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। अगर आपकी मोटर सपोज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और आप चाहते हैं कि उसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो उसको दो ही चांसेस है आपके पास। सपोज अगर यहाँ पे उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रही है, इसका पावर अगर निगेटिव हो जाए तो अल्टीमेटली वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला, पावरफुल अपोजिट हो जाता है, ऐसा उसका मतलब होता है। सिमिलरली उसको तुम डायरेक्शन के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों में से किसी भी एक पावर को, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो देखिए क्या है आपके पास पावर है, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अगर आपको पावर का फ्लो अपोजिट करना है, मतलब क्या ना, इस पावर को अगर आप निगेटिव कर दोगे तो मतलब क्या होगा, पावर फ्लो अपोजिट हो जाएगा। पावर फ्लो अपोजिट करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव करना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक को निगेटिव करने की बात करोगे तो निगेटिव मतलब क्या, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब करंट का अगर नॉर्मल डायरेक्शन देखा जाए तो लोड में इस टाइप से आने वाला था नॉर्मल केस में, किसमें, नॉर्मल केस में इस तरीके से आने वाला था। करंट को अगर आप अपोजिट करने की बात करोगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट करोगे, इस टाइप से कर दोगे, इस टाइप से इसमें भी नहीं जा सकता और इसमें भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो डिवाइसेस होते हैं ना आपके पास थायरिस्टर, दिस इज ए व्हाट, unidirectional devices. This is what it is, a unidirectional devices. It means this device will allow the flow of the current only in one direction. This will not allow the flow of current in the bi direction, और दोनों डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है ना, अगर आपको पावर का फ्लो अगर अपोजिट करवाना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, वोल्टेज को निगेटिव कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, वोल्टेज को निगेटिव कर दीजिएगा। अगर वोल्टेज को दोनों में से किसी एक को निगेटिव करने के बाद तो पावर निगेटिव हो ही जाएगी। पावर निगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या, आपके पास पावर फ्लो निगेटिव हो जाएगा, पावर का फ्लो कैसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जब आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हो तो उस टाइम पे हो क्या रहा है, बेसिकली देखा जाए तो क्या अल्टीमेटली कुछ भी नहीं, बस पावर ही क्या हो जाएगी उसमें, अपोजिट हो जाएगी। मतलब पावर का फ्लो जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें पढ़नी होती है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सिंपल है, ज्यादा उसमें डिफिकल्ट बिल्कुल कहीं भी कुछ लेना नहीं है डिफिकल्टी, मतलब मुझे बस इतना दिखाना था, ईबी मैंने नेगेटिव कैसे ले लिया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन वैसे तो डायरेक्टली वर्ड से भी समझ में आ जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो होंगे शायद उनको कंफ्यूजन होगा, तो उनके लिए भी मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की बिल्कुल भी कहीं भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अभी आगे अपन कि उसका फायरिंग एंगल कितना आएगा। अपन को ईबी का वैल्यू पता चल गया भाई, कितना ईबी का वैल्यू 188.52, लेकिन माइनस 188.52 है, ठीक है। उसका डायरेक्शन है जिसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिए अभी क्या लिखोगे, दैट्स वाई आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2Vm अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ईबी प्लस IAR है, प्लस व्हाट IAR है। अब आपने तो IA का वैल्यू पता कर लिया भाई, कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो IA है कितना आ रहा है, 60 एम्पियर लग रहा है, तो IA का वैल्यू पता है आपको 60 एम्पियर, ठीक है। तो देखते हैं अभी फिर कि उसका वैल्यू कितना आता है। सप्लाई वोल्टेज अगर चेंज की नहीं तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 230 इंटू √2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, कुछ हिस्सा है उसको, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस EB प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ना, बिल्कुल इस टाइप से। तो इसको अगर देखा जाए तो EB का तो वैल्यू है ही अपने पास, तो EB का भी वैल्यू मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ चाहे तो, माइनस 188.52 माइनस 188.52 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस व्हाट 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इस टाइप से है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है, ठीक है। कॉस अल्फा को भी देख लेते कि उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस 188.52 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस व्हाट 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 158.52 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 230 √2, ये आ जाएगा माइनस 0.765 माइनस 0.765, ठीक है। तो अल्फा जो होगा आपके पास, दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.675। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास बेसिकली अगर देखा जाए, ये आएगा आपके पास ग्रेटर देन 90 आएगा, 139.95 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है,
दिस इज इक्वल्स टू 139.95 डिग्री। कितना आ रहा है 139.95 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। बेसिकली जब आप एक्टिव रेक्टिफायर जब पढ़ते हो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो आप उसमें देखे होते हैं कि उसमें भी आपने देखा होता है कि जब भी आपके पास पावर फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन मतलब रिवर्स पावर फ्लो की बात करोगे, इसका मतलब क्या, जो आपका कन्वर्टर है जो कि एज AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है, इस टाइम पे आप DC टू AC की बात मतलब एज ए लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की तरह अगर आप उसको ऑपरेट कराने की बात करते हैं, तो उसके लिए जो उसका फायरिंग एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा कर दो, अपने आप आपको जो आउटपुट वोल्टेज आएगा डेट विल बी अपोजिट नेचर। ठीक, मतलब वो निगेटिव हो जाएगा अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस टाइप से बात होती है उसमें। तो ये रहा भाई उसका आधा पार्ट, जो कि मतलब जो यहाँ तक उसने बोला था डाउनवर्ड स्पीड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अज्यूम द कंटिन्यूअस मोटर करंट, और इसके लिए उसने पहले ट्रिगरिंग एंगल पूछा था। आगे वो बोल रहा है कि अल्सो पूछ रहा है कि अल्सो कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंगल टू कीप द मोटर इन होल्डिंग पोजिशन। अगर आपको मोटर को होल्डिंग पोजिशन में पुट करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप मोटर को होल्डिंग पोजीशन में, अब देखिए अब उसने जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट बोला उसमें बोला है कि अल्सो कैलकुलेट द ट्रिगरिंग एंगल टू कीप द मोटर इन होल्डिंग पोजीशन व्हेन इट वाज मूविंग अपवर्ड। जब आप उसको होल्डिंग पोजीशन में रखने की बात करें तो मुझे एक बात बोलिए, एट होल्डेड कंडीशन पे तो मोटर आपकी रन करेगी क्या, मतलब रोटेट करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी भाई। क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्पीड होगा स्पीड जीरो होगा स्टार्टिंग पे, जब उसको होल्ड करके रखा है मोटर को तो रोटेट ही नहीं करेगी, रोटेट ही नहीं करेगी, स्पीड अगर जीरो होगा तो बैक में भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग पे जब आप उस फोर्कलिफ्ट को जब ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं तो उसमें उसने बोला है कि इनिशियल इट इज इन होल्डिंग पोजीशन पे स्पीड तो जीरो होगा, अगर स्पीड जीरो होगा तो ईबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा उसको। ठीक है, एट होल्डिंग पोजीशन ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 0 रेडियन पर सेकेंड, दैट्स वाई EB is equals to K phi multiplied by omega n. That's why EB at holding position is going to be equals to what, 0 volt. तो EB का वैल्यू होल्डिंग पोजीशन पे कितना होने वाला है भाई, 0 वोल्ट होने वाला है। समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर मैं आगे वाली बात करूँ तो देखिए आगे जो थ्योरी है जो तो उसमें बहुत है, अभी आगे तो पूरा पिक्चर ही क्लियर होगा आपके लिए। तो ठीक है, कैसे देखिए आउटपुट वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू VT, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अपन क्या अप्लाई करते हैं EB प्लस IAR इस स्टेप से बोलते हैं। और उसने कहा कि पूछा उसको मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बोला है, उसने कहाँ पे बोला है, व्हेन इट वाज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जब आप उसको मूव करा रहे तो उसमें EB का वैल्यू आपको पता चल गया कि जिसका वैल्यू कितना था होल्डिंग पोजीशन पे, 0 वोल्ट था। अगर 0 वोल्ट था तो देखिए V0 का वैल्यू कितना बन जाएगा, दिस विल बी IA मल्टीप्लाई बाय RA। कितना बन जाएगा ये, IA मल्टीप्लाई बाय RA। और V0 क्या होता है आपके पास 2Vm बाय पाई, सो दिस विल बी 2Vm अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू IARA। तो इनिशियली जो इनिशियल कंडीशन पे जो आपने करंट का वैल्यू देखा था, करंट कितना आया था 23 एम्पियर आया था अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो करंट आया था आपके पास इट वाज 23 एम्पियर, सो दिस इज 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा देखेंगे अपन की होल्डिंग पोजीशन पे स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, तो जो कॉस अल्फा रहेगा आपके पास, cos alpha is equals to 11.5 multiplied by pi divided by 2Vm, which is equals to 11.5 multiplied by pi divided by 2 multiplied by 230 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से जो उसका वैल्यू आएगा देख लेते कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 11.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 230 रूट 2, ये आ जाएगा 0.05। दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा। तो जो अल्फा का वैल्यू बनेगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 86.81 डिग्री। कितना, दिस विल बी 86.81 डिग्री।
इस टाइप से आपके पास बनने वाला है उसको वाला। तो देखिए बहुत ऐसा डिफिकल्ट एग्जांपल लग रहा है कि देखिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल डाउनवर्ड अपवर्ड, अगर ऐसा कुछ पूछा है। डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, बस चीज़ें को ना बहुत धीरे धीरे आपको आसानी से देखते रहना है कि उसमें क्या क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा, और बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्रोच करते रहना, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट जितना बड़ा होता है उतना उसका आंसर छोटा होता है। उसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए उसको इतना आपको थोड़ा इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा। अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं इतना बिल्कुल लिखता नहीं है। मतलब आप जब इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखोगे या आपने यूनिवर्सिटी के पेपर लिखोगे उस टाइम पे उसको थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है, क्योंकि अपन को उसके ही मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है और आपको अगर उसको 4-5 लाइन में उसको खत्म कर दोगे, वैसे न्यूमेरिकल है तो थोड़ा स्टेप तो बढ़ेंगे उसमें, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और उसको अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग वाला जो क्वेश्चन जो है ये ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है 2018 का, और ये 20 नंबर के लिए पूछा था, सॉरी 12 नंबर के लिए पूछा था उसने प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में, कन्वेंशनल में। तो क्वेश्चन दिखेगा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा है इस टाइप से, मतलब इसके वजह से लगेगा कि ईएससी में पूछा तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा लोगे ना तो उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे अरे सर इससे आसान कोई क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। अपन अगर टाइम मिलेगा तो अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट करेंगे गढ़ अकेडमी प्लस पे, ठीक है।